इस वक्त कमरे की फिजा में सिया की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कितनी ही देर गुजर गई और वह बस रोए जा रही थी। इस वक्त उसके दिल की जो हालत थी उससे सिर्फ वही वाकिफ थी। उसने कितनी मोहब्बत से कबीर का साथ पाने के लिए कोशिशें की और उसके लिए जमाने से लड़कर उसे अपनाया, और आज वही शख्स उससे छीनने जा रहा था। कबीर बस कोफ्त से उसे रोते हुए देख रहा था। अंदर ही अंदर उसे गिल्ट भी महसूस हो रहा था, लेकिन इस वक्त वह खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। वह अपनी माँ के हुक्म के आगे कुछ भी नहीं कर सकता था। हाथ बढ़ाकर उसने कब से रोती हुई सिया के कंधे पर हाथ रखा। सिया, बात को समझने की कोशिश करो। मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करता हूँ उतनी किसी और से करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सिया ने अपनी नम आंखें उठाकर उसे देखा। मैं मोहब्बत को बांट नहीं सकती कबीर। मैं आपके लिए क्या कुछ छोड़ यहाँ नहीं आई और आपके साथ जीने के ख्वाब देखे। कबीर उसकी हालत से वाकिफ था, इसलिए उसे देखते ही नजरें चुरा गया। सिया बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन उसकी भी तो मजबूरी थी। तुम समझने की कोशिश करो। मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता। कबीर का वही बेबुनियाद सा जस्टिफिकेशन सिया का दिल और ज्यादा दुखा। मैं कब कह रही हूँ कि आप उनकी हुक्मदूली करें, लेकिन उन्हें भी तो ख्याल रखना चाहिए। कबीर, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और वह आपको मुझसे छीनना चाहती है, बस अपनी माँ के बारे में। यह सुनकर कबीर को ना चाहते हुए भी गुस्सा आ गया। हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे के यहाँ औलाद पैदा हो। यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया कबीर, यह अल्लाह की मर्जी है। आपको इस बात को तस्लीम करना चाहिए। कबीर को एक बार फिर सिया ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि जो मर्जी उसकी माँ की है वह किसी और की नहीं हो सकती। देखो सिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ। कबीर ने एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी, जबकि सिया ने पूरी तरह अपनी बाहों को उसके गले में डालकर उसके सीने पर सिर रख लिया। अगर तुम मेरी मोहब्बत की कदर करते हो तो प्लीज इस रिश्ते से इनकार कर दो। सिया बस अपने मौक पर कायम थी, ऐसा मौक जो उसे काबिल कबूल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कबीर ने उसके माथे पर लब रख दिए। सिया, मेरी माँ की यह ख्वाहिश है, और किस माँ की ख्वाहिश नहीं होती कि वह अपने बेटे को अपनी जिंदगी में हंसता बसता देखे। तुम माँ नहीं बनी, इसलिए तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती। और सिया बस हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। क्या कहा तुमने? तुम मुझे ताना दे रहे हो कि मैं बांझ हूँ? सिया ने गुस्से भरी नजरों से कबीर को देखा। उसे जरा भी यकीन नहीं था कि वह कबीर के मुंह से उसकी माँ की जुबान सुनेगी, जबकि वह हर बार सिया का बचाव करता। शादी के 5 साल बाद तक जब औलाद नहीं हुई तो रुखसार बेगम, जो पहले ही पसंद की शादी के खिलाफ थी और यह समझती थी कि उनकी बहू ने उनके बेटे को पूरी तरह अपने काबू में कर रखा है, उन्होंने बेटे पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह दूसरी शादी करें। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी शादी के लिए लड़की की तलाश भी कर ली थी। आज निकाह की डेट फिक्स करने जाना था और वह चाहती थी कि कबीर साथ जाए ताकि उस लड़की को एक नजर देख भी ले, और कबीर भी माँ की बात मान चुका था। यही बात सिया को बुरी तरह खटक रही थी। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, उसने सिया को समझाना चाहा, लेकिन सिया अब गुस्से में आपे से बाहर हो चुकी थी। उसने कबीर को पीछे धकेल दिया और उसके सीने पर मुक्का मारा। तुम मर्द एक जैसे ही होते हो। मैं यह समझती रही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और तुम। सिया की आंखों में आंसू थे। वह दौड़ते हुए कमरे से बाहर चली गई और कबीर बस वहीं खड़ा उसके बदलते हुए रवैये को देखता रहा। यह सच था कि उसे भी औलाद की बेपनाह ख्वाहिश थी, लेकिन अब वह अपनी माँ की मर्जी के मुताबिक ही दूसरी शादी की ख्वाहिश कर रहा था, क्योंकि डॉक्टरों ने वाजे तौर पर बता दिया था कि सिया मां नहीं बन सकती, और अब कोई उम्मीद नहीं थी। एक अरसे तक उसने अपनी माँ को झूठी तसल्लीहों में बांध कर रखा, लेकिन अब वह इस बात पर जोर दे रही थी कि हर हाल में कबीर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और दूसरी शादी के लिए उन्होंने अपनी पसंद से लड़की का चुनाव किया था। अभी वह कमरे में ही था जब उसे नौकरानी ने आकर बताया कि रुखसार बेगम नीचे उनका इंतजार कर रही है। वह सर झटक कमरे से बाहर चला गया। अब उसकी जिंदगी में मसाइल का आगाज हो चुका था, और शायद उसे अब हर रोज ही इन मसाइल का शिकार होना था। रुखसार बेगम मुकम्मल तैयारी के साथ उसकी मुंतज़िर थी और वह उनके साथ ही बाहर चला आया।
दूसरे कमरे की बालकनी से सिया ने उनकी गाड़ी को बाहर निकलता हुआ देखा और शिद्दत-ए-जज्बात से आंखें मीच ली। उसकी जिंदगी एक हसारे की तरफ सफर कर रही थी। अगर जिंदगी में उसने कुछ पाया था तो वह कबीर सिद्दीकी का साथ था, और आज वह यह साथ भी खोने चली थी। कितनी कोशिश की थी उसने कि वह माँ बन जाए, तरह तरह के इलाज भी करवाए, लेकिन इन 5 सालों ने उसे मुकम्मल तौर पर मायूस कर दिया और उसकी सांस ने एक नए फत का आगाज उसके खिलाफ कर दिया। यह उसकी आजमाइश थी या फिर वक्त उसके साथ कोई चाल चलने वाला था, लेकिन जो भी था उसकी तकलीफ उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इस घर में दाखिल होते ही उसे अंदाजा हो गया कि वह लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनका कबीर की माँ के सामने बिछे चले जाना ही इस बात की गवाही दे रहा था कि वह इस रिश्ते से किस कदर खुश है। लेकिन कबीर के जहन में बार बार सिया का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था, और भले ही उसने माँ को दिल से रजामंदी दी थी, लेकिन इसके बावजूद वह इस बात की तकलीफ से वाकिफ था। लड़की के चाचा को वह छोटे मोटे सवाल के जवाब दे रहा था। वह मुकम्मल तौर पर रुखसार बेगम की नजरों के हिसार में था, और यहाँ वह अपनी अदम दिलचस्पी को जाहिर नहीं कर सकता था। उसने उन लोगों की आंखों में देख लिया था कि वे उसकी दौलत से किस कदर मुतासिर नजर आ रहे हैं। आप ऐसा करें, नेहा को बुला दें ताकि कबीर और वह एक दूसरे को एक नजर देख भी ले और निकाह की डेट भी इन दोनों की मौजूदगी में फाइनल कर दी जाए। रुखसार बेगम ने बाला आखिर नेहा को लाने का हुक्म दे दिया। जी, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। नेहा की चाची मुस्कुराते हुए उठकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई तो उनके साथ तकरीबन 22 साल की मासूम सी लड़की मौजूद थी। कबीर ने नजरें उठाकर उसे देखा। गोल मटोल भरे भरे चेहरे पर आंखें सुर्ख सफेद रुखसार और बारीक से गुलाबी होंठ, जिनके नीचे झिलमिला हुआ एक तिल, कबीर को बुरी तरह अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ। उसने बस अंदर आते हुए एक नजर ही कबीर को देखा। इसके बाद उसने पलकें उठाकर कबीर को नहीं देखा था, जबकि कबीर मुसलसल उसके चेहरे को घूरे जा रहा था। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उसके होंठ के नीचे झिलमिलाते हुए तिल पर थी, और इससे बढ़कर उसके मासूम चेहरे पर सिया बेशक बेहद हसीन थी, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर किसी किस्म की मासूमियत नहीं थी। सामने बैठी लड़की बेइंतहा सादगी के बावजूद उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करने में कामयाब हो चुकी थी, और सबसे बढ़कर यह बात थी कि इस लड़की ने अभी तक उसे पलक उठाकर नहीं देखा था। उसकी घनी लंबी पलकें साया फगन थी। नेहा आपकी ही बेटी है, जब चाहे इसे बाइज्जत तरीके से रुखसत करवा कर ले जाएं। नेहा के चाचा ने नेहा के सर पर हाथ रखते हुए रुखसार बेगम से कहा, तो उन्होंने कबीर की तरफ देखा। हम 3 दिन के बाद आएंगे और सादगी से नेहा और कबीर का निकाह करवा के इसे रुखसत करवा के अपने साथ ले जाएंगे। रुखसार बेगम ने हातमी फैसला करते हुए एक बार फिर कबीर की तरफ देखा, लेकिन कबीर बस खामोश नजरों से उन्हें देख रहा था। वह जानती थी कि उनका बेटा उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। अपने ऊपर कबीर की नजरों की तपिश को महसूस करते हुए नेहा का दिल बेतरतीब से धड़क रहा था। उसने बस एक नजर अपने सामने बैठे इस खूबसूरत जवान को देखा, और फिर उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वह पलकें उठाकर उसे देखे। वह शख्स देखने में शानदार पर्सनालिटी का मालिक था। वह तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि इतना सख्त मिजाज चाचा और चाची उसके लिए ऐसे शख्स का इंतखाब कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों की मौजूदगी के बावजूद उसके लिए कबीर का चुनाव किया था, और यह बात उसके दिल को पुरसुकून कर रही थी। वह लोग जाने के लिए उठे तो नेहा ने एक बार फिर नजरें उठाकर कबीर को देखा। कबीर भी उसी की तरफ देख रहा था। कबीर की नजरों में दिलचस्पी को महसूस करते हुए नेहा ने फौरन नजरें झुका ली। उसे खौफ महसूस हुई थी, ना जाने कबीर उसके बारे में क्या सोचता, जबकि उसकी इस हरकत पर मुकाबिल ने मुस्कुराहट दबाई। यकीनन वह बहुत शर्मीली लड़की थी। वह लोग गाड़ी में वापस आ रहे थे, जबकि रुखसार बेगम ने अपने बेटे को खामोश देखा तो उन्हें अंदर ही अंदर शक होने लगा कि हो सकता है कबीर को लड़की पसंद न आई हो। क्या बात है कबीर, क्या तुम्हें नेहा पसंद नहीं आई बच्चे? उन्होंने प्यार से कबीर की तरफ देखते हुए पूछा। वह आपकी पसंद है, मुझे कैसे ऐतराज हो सकता है? अम्मी अपने बेटे का जवाब सुनकर उनके दिल में सुकून फैल गया, जबकि कबीर तो बस अभी तक उस लड़की की मासूमियत के हिसार से बाहर ही नहीं आया था।
वह हमेशा सोचता था कि वह कभी भी सिया से बढ़कर किसी को नहीं चाह पाएगा, लेकिन एक पल के लिए उसके दिल में बगावत ने जन्म लिया। हो सकता है कि सिया हमेशा उसके लिए पहली तरजीह रहे, और इस बात में भी कोई शक नहीं था कि वह सिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन उसके आए दिन के झगड़ों की वजह से वह कभी कभार उससे उकता जाता था, लेकिन इसके बावजूद वह उससे मोहब्बत करता था। और अब इस लड़की से खुद को बचा पाना भी एक मुश्किल मरहला था। वह मेरी जायज बीवी होगी और मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को उसकी मोहब्बत से बचाने की कोशिश करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, और फिर अपनी तमाम तवज्जो गाड़ी की जानिब में वजू कर ली। वह लोग जब से गए थे, सिया बस अपने कमरे में बंद थी। रो रो कर उसने खुद को हल्कान कर लिया था। उसने अपनी माँ से बात की थी और उनका एक ही मौक़ था कि वह सब कुछ छोड़कर वापस चली आए, लेकिन कबीर को उसकी माँ के रहम कर्म पर छोड़कर वापस नहीं जा सकती थी। वह जानती थी कि उसकी माँ पहले ही कबीर को सिया से छीनना चाहती है। अगर वह उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई तो शायद कबीर कभी भी उसका नहीं बन पाएगा। उसने सोच लिया था कि उसे हर हाल में यहीं रहकर अपने हिस्से की जंग लड़नी है। कबीर वापस आ गया, लेकिन सिया ने उसे मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट कर लिया। वह उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि इस चीज के बाद कबीर को एहसास हो कि वह सिया के साथ नाइंसाफी कर रहा है और सिया की मोहब्बत से दस्तबरदार होकर उसे धोखा दे रहा है। कबीर उसकी खामोशी और नाराजगी को नोट किया, लेकिन उसने उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी। वह जानता था कि अगर वह कोशिश भी करेगा तो सिया को कभी भी राजी नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने कोशिश ही तर्क कर दी। फिलहाल तो उसके दिल और दिमाग पर नेहा की एकदम से चढ़ने वाली छाप ने उसे बौखलाकर रख दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके चेहरे के किसी भी तासुरात या झाव से सिया को यह अंदाजा हो कि वह इस लड़की से मिलने के बाद बेइंतहा खुश और मुतमईन है। वह बस यही चाहता था कि सिया को यही लगे कि वह यह रिश्ता मजबूरी की बुनियाद पर ही निभाएगा और अपने वारिस के लिए ही यह सब कुछ कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके चेहरे के तासु आज जांचने के बाद सिया को तसल्ली हो गई थी कि वह कभी भी उसके दिलो दिमाग से नहीं निकल सकती। लेकिन फिर भी उसने हर मुमकिन कोशिश की कि कबीर को इस चीज से बाज रख पाए। उन लोगों के इस घर से चले जाने के बाद शबनम बेगम तो उठलाती फिर रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वह कबीर की माँ के आगे बिछ जाती, और उनकी खुशी और गर्मजोशी को देखते हुए नेहा भी मुस्कुराई जा रही थी। अरे नेहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना बड़ा पुलिस अफसर मिल रहा है। इतने अमीर लोग, तुमने तो इतना पैसा अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। नेहा के वालिद बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और तब से ही वह चाचा चाची की सरपरस्ती में रह रही थी। वालिदैन का घर भी चाचा ने अपने कब्जे में ले रखा था और उसके एवज वह नेहा को पाल पोस कर बस वाजिब सी तालीम दिलवाकर अपने घर में रख रहे थे। चाचा की अपनी भी 2 बेटियां थीं, जो दोनों ही नेहा से छोटी थीं। यह रिश्ता उनके घर आया तो उनकी पहली चॉइस यही थी कि वह सबसे पहले अपनी बेटी की शादी करें। लेकिन जब उनके इल्म में यह बात आई कि लड़का पहले से शादीशुदा है तो उन्होंने नेहा का इंतखाब किया। रुखसार बेगम ने उन्हें अच्छी खासी रकम भी ऑफर की थी और शबनम बेगम को इसके अलावा क्या चाहिए था। समाज में उनकी वाहवाही भी हो रही थी कि यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखकर उसे अच्छे घराने में भेज रही है और पैसा भी मिल रहा था। अब उन्होंने नेहा के दिल में खुशफहमियां को भरना शुरू कर दिया ताकि वह भी इस लड़के में दिलचस्पी लेकर उसे अपने लिए बेहतरीन इंतखाब समझे, और उनकी बातों के झरे असर नेहा भी बस मुस्कुराए जा रही थी। उसके चेहरे पर बिखरे हुए रंगों से उसके दिल की हालत वाज हो रही थी। पहली नजर कबीर पर डालने के बाद उसे यकीन ही नहीं आया कि यह शख्स उसका मुकद्दर हो सकता है। भले ही वह उम्र में नेहा से बड़ा नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनैलिटी इतनी पुरकशिश थी कि कोई भी लड़की उसे देखकर बुरी तरह फरीफ्ता हो जाती। वह पुलिस में अफसर था और उनके पास बेशुमार दौलत थी, जबकि नेहा जिस तबके से ताल्लुक रखती थी वहाँ दौलत की रेल पैल नहीं थी। और इस तरह के लोगों के साथ ताल्लुकात बन जाना खुशकिस्मती से बढ़कर कुछ नहीं होता। हर लड़की की तरह उसने भी अपने दिल की धड़कनों में कबीर का चेहरा बसाकर उसके हवाले से ख्वाब बुनना शुरू कर दिए।
अपनी जिंदगी के इन खूबसूरत दिनों को मुकम्मल एंजॉय करते हुए वह अपना हर ख्वाब कबीर के साथ ही सजा रही थी। पहले इस घर में रहकर उसके साथ मुख्तलिफ ज्यादतियां होती, लेकिन अब उसे जो कुछ मिला था उसने हर ज्यादती को भूलकर उन लोगों को माफ कर दिया और वह बस इसी इंतजार में थी कि कब कबीर और वह एक हो जाए और वह अपने घर में चली जाए जहां बहुत सारी खुशियां उसकी मुंतज थी। लेकिन शायद वह यह नहीं जानती थी कि जिन खूबसूरत ख्वाबों को सजाकर वह पिया घर जाने का इरादा रखती है, वहां पहले से ही उसके ख्वाबों को तोड़ने का इंतजाम हो चुका है। रुखसार बेगम ने महज सिया को दिखाने के लिए नेहा के लिए अपनी मर्जी की शॉपिंग की, मुख्तलिफ जेवरात बनवाए, महंगे से महंगे लिबास खरीदे और मुकम्मल तैयारी के साथ ही वह उस रोज कबीर को निकाह के लिए तैयार होने का कहकर बाकी तैयारियों की तरफ मुतवज्जा हो गई। कबीर चाहता था कि सिया भी उनके साथ ही जाए, लेकिन सिया तो दूसरे दिन से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। उस वक्त उसके दिल पर छुरियां चल रही थीं। उसके ख्वाब संघरे सौ की मानिंद टूटकर उसकी रूह में करची करची होकर चुभे हुए थे, जिसकी तकलीफ उसके पूर से जाहिर हो रही थी। बेशक निकाह एक मुकद्दस रिश्ता है और अल्लाह ने मर्द को हर तरह से यह सहूल फराह की है कि वह 4 शादियां कर सकता है, लेकिन औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने पसंदीदा मर्द को कभी भी बांट नहीं सकती। जहां उसके सामने पत्थरी से तासुरात सजाकर वह तैयार हो रहा था, वहीं उसके दिल में भी हल्की सी ख्वाहिश गुदगुदा रही थी कि कब वह मासूम सी लड़की उसकी दस्तरस में आ जाए और वह मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो जाए। उस वक्त भी उसने तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। दरवाजे में खड़ी हुई सिया ने अकाबी नजरों से उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट का अंदाजा लगा लिया। कबीर ने मुड़कर सिया को देखा। एक पल के लिए उसे सिया पर जी भरकर तरस आया। वह कदम कदम बढ़ाते हुए सिया की तरफ बढ़ा और जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सिया बस उसकी आंखों में देख रही थी। कोई भी तुमसे ज्यादा अजीज नहीं हो सकता सिया, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। सिया ने हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ अपने कंधे से उठाकर झटक दिया। मैं पहले भी इन्हीं तसल्लियों के खसारे में हूँ कबीर, मुझे मजीद कोई तसल्ली मत दो, टूटे हुए लहजे में कहकर वह बेड पर बैठ गई। कबीर ने तासु से उसके भीगे हुए चेहरे को देखा। इस काम से मना करने के अलावा मुझ पर जो शर्त आयत करोगी मैं उसे तस्लीम करूंगा। सिर्फ एक बार मुझे आजमा कर तो देखो, उसे जितनी भी खूबसूरती अट्रैक्ट कर लेती। लेकिन यह बात सच थी कि सिया उसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी और वह अच्छी तरह जानता था कि उनके माँ बहन इंसाफ कैसे करना है। सिया ने नजरें उठाकर मजबूत इरादे से उसकी जानिब देखा। ठीक है, तुम जाओ, इसके बाद जो होगा मैं देख लूंगी। सिया के मुंह से जाने का हुक सुनते ही उसने बगैर किसी और बात की तरफ तवज्जो के उठकर बाहर निकल आया। चंद ही लोग उसके निकाह में बुलाए गए थे, चंद बहुत ही करीब लोग, इनके अलावा और कोई भी शामिल नहीं था। 2 गाड़ियों में छोटी सी बारात लेकर वह नेहा के घर की जानिब रवाम दवाओ थे। नेहा पार्लर से तैयार होकर आई थी। जिंदगी में पहली बार उसने अपने चेहरे पर मेकअप लगाया था। उसके जेरे असर वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कितनी ही देर वह खुद को आईने में देखती रही। अपनी हथेली पर कबीर का नाम देखकर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। इर्द गिर्द की सारी लड़कियां उसकी किस्मत पर रश्क ज्यादा थीं। अरूसी जोड़े में हेवी ज्वेलरी और तेज मेकअप के बाइस उसके नैन नक्श मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गए। भरे भरे वजूद के साथ वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वालों को मुकम्मल यकीन था कि वह कबीर का ईमान डगमगा कर रहेगी। थोड़ी देर के बाद बारात पहुंच गई और निकाह का शोर उठा। उसके चेहरे पर एक घूंघट ओढ़ दिया गया और उसे बाहर ले आया गया। हल्के फुल्के सजाए गए स्टेज पर कबीर अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ बराजमान था। उसके आते ही निकाह का शोर उठा और काजी साहब निकाह पढ़ाने लगे। घूंघट की आड़ में कबीर को अंदाजा नहीं हुआ था कि वह कैसी लग रही है। बस एक नजर उस पर डालकर उसने नजरों का रुख फेर लिया। कबीर, सिद्दीकी वलदार सिद्दीकी, आपका निकाह बावज 5 लाख हक्का मेहर नेहा जुल्फिकार बिनते राजेश वर्मा से पढ़ाया जा रहा है। क्या आपको निकाह कबूल है? काजी साहब ने उससे पूछा तो उसने रजामंदी जाहिर कर दी।
नेहा ने भी खामोशी से सिर झुकाते हुए रजामंदी जाहिर कर दी। दस्तखत करने के बाद दुआएं, खैर, और अब वह शरई तौर पर एक दूसरे के हकदार बन गए और रुखसती के वक्त उसे अपने वालिद की याद हद से ज्यादा आ रही थी। उस वक्त उसके चाचा और चाची उसकी जिम्मेदारी से जान छुड़वाकर बेइंतहा खुशी का इजहार कर रहे थे, लेकिन उस घर से जाना उसके लिए तकलीफ देह था। बाला खिर सबकी दुआओं के हिसार में वह उस घर से रुखसत हो गई। गाड़ी के मिरर से झांकते हुए कितनी ही बार कबीर ने उसके सजे सजाए रूप को देखा। वह बिला शक उस पर बिजलियां गिरा रही थी। उसका दो बादशाह हुस्न इतना संवर चुका था कि कबीर से एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह उसे अपनी गिरफ्त में ले आए और फिर उसे खुद में समोकर दुनिया से बेखबर कर ले। कमरे में किसी तरह की भी सजावट नहीं की गई थी। जहां एक कमरा सिया और कबीर का था, वहीं दूसरा कमरा उन दोनों के लिए मुख्तसर दिया गया। बारात घर में आ गई, लेकिन सिया ने फिर भी बाहर निकलकर देखना गवारा नहीं किया। रुखसार बेगम ने मुलाजिम से कहकर नेहा को अपने कमरे में मुंतकल करवा दिया। उसे यह देखकर हैरत हुई कि कमरे में किसी किस्म की सजावट नहीं थी। इसके बावजूद कमरा बेशुमार खूबसूरत था। शायद उसके लिए कमरे में बेड पर सजी व आने वाले वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कबीर उसे पहले की बनिस्बत आज बेहद पुरकशिश लग रहा था। आने वाले वक्त की बेकरारी उसके दिल को मुसलसल बेतरतीब कर रही थी और हथेलियां बार बार पसीने से भीग रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसने नेहा को एक नजर देखकर मुस्कुराहट उछाली और उसकी मुस्कुराहट को देखकर नेहा ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। उसे देखते ही उसके चेहरे पर कितने ही रंग बिखर चुके थे। वह बेड पर उसके सामने ही बैठ गया। कोहनी की टेक लगाए वह बेसब्री से उसके चेहरे को देख रहा था, जिसके एक एक नक्श में मोहब्बत सिमटी हुई थी। उसके होठों के नीचे सजा हुए तिल ने उसे पहली ही नजर में अपनी जानिब मुतवज्जो किया। कबीर ने हाथ बढ़ाकर उस तिल को छुआ और नेहा और ज्यादा खुद में सिमट गई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। कबीर का लहजा इतना गहरा था कि नेहा ने पलकें उठाकर उसे देखा। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि जवाब में क्या कहना चाहिए। बस उसने मुस्कुराते हुए नजरें झुका लीं। कबीर ने जेब से एक गिफ्ट निकाला और उसकी जानिब बढ़ा दिया, जिसे थामते हुए नेहा ने अपनी मुट्ठी में दबा लिया। आज हमारी सुहागरात है, तो इस हवाले से तुम्हें एक्साइटमेंट तो होगी। कबीर ने दिलचस्प नजरों से नेहा का जायजा लिया। कबीर की बात सुनकर वह और ज्यादा खुद में सिमट गई। वह शख्स बयान से बाहर हद तक दिलचस्प था। मैं कैसा लगा तुम्हें? उसने नेहा का हाथ थामते हुए पूछा, जबकि नेहा के हाथ की कपकपाहट उसकी अंदरूनी हालत की गवाही दे रही थी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, नेहा ने धीमे लहजे में कहा, तो कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह उसकी आंखों में अपने लिए जज्बात देख चुका था। कबीर ने आगे बढ़कर उस पर झुकते हुए उसके लबों पर अपने लब रखने चाहे, जब कमरे का दरवाजा जोरदार तरीके से खटखटाया गया। जहां नेहा ने दहलते हुए दरवाजे की तरफ देखा, वहीं कबीर के चेहरे पर भी नाखुशी पसर गई। आगे बढ़ते हुए उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़ी सिया को देखकर वह काफी हैरान हुआ। कमरे का दरवाजा बंद कर वह बाहर निकलना चाह रहा था, जब सिया ने उसे साइड पर धकेल हुए अंदर दाखिल होकर नेहा को देखा। एक पल के लिए वह नेहा को देखकर हैरान हुई। जहां उसने सोचा था कि कोई पुख्ता उम्र की लड़की होगी, वहीं वह बिल्कुल नाजुक सी 22 साल की लड़की थी, जिसकी मासूमियत उसकी आंखों से झलक रही थी। उसे देखते ही सिया के तन बदन में आग लग गई। तुम यहाँ पर सिमटी सकुची किस चीज के इंतजार में हो? नेहा को समझ ही नहीं आया कि यह लड़की कौन है और उससे ऐसा रवैया क्यों अपना रही है। उसने खौफजदा नजरों से कबीर को देखा, जबकि कबीर खुद भी सिया के सामने बेबस खड़ा था। मैं तुम पर यह साबित कर दूं कि कबीर सिर्फ मेरा है। मैं उसकी पहली बीवी हूँ और तुम हमेशा दूसरी ही रहोगी, समझी? उसने उंगली बढ़ाते हुए नेहा पर बम गिरा दिया। नेहा बस सहमी हुई बेयकीनी भरी नजरों से कबीर को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ किस तरह का मजाक किया गया है। वह शख्स पहले ही किसी से वाबस्ता है और अब उसके सामने बैठा उससे मोहब्बत की बातें कर रहा है। सिया, चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं। कबीर ने आगे बढ़कर सिया को काबू करना चाहा। जब वह
सख्त नजरों से नेहा को देखती हुई बाहर आ गई। यह क्या तरीका है सिया बात करने का? आज सुहागरात है और तुम? सिया ने कबीर को बेयकीनी से देखा। मुझे अजियत में छोड़कर तुम उसके साथ सुहागरात मनाने की तैयारियों में हो। मुझे हैरत है तुम पर। कबीर ने सख्ती से उसका बाजू थाम लिया। यह सब कुछ मैं किसी शौक की वजह से नहीं कर रहा। यह इस रात का तकाजा है और अब तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। नहीं कबीर सिद्दीकी, मैं अपने कमरे में हरगिज नहीं जाऊंगी। तुम आज मेरे साथ रहोगे और यही मेरी शर्त है। आज की रात तुम मेरे साथ गुजारोगे। कबीर ने उसे बेयकीनी से देखा। पागल हो गई हो सिया, आज उसकी पहली रात है और वह क्या सोचेगी? मेरी बला से वह जो भी सोचती रहे कबीर, लेकिन तुम मुझे अपने साथ ही चाहिए। सिया की आवाज जज्बात की शिद्दत से बुलंद होती जा रही थी। कबीर को उसे काबू में करना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए उसके सामने हार मानते हुए वह उसके कमरे में चला गया। लेकिन बदमज़गर उसके अंदर तक फैल चुकी थी, जहां वह उस नाजुक सी कली से मुतारिफ होना चाहता था। वहीं सिया ने उसे रोककर उसके जज्बात पर पानी फेर दिया। अंदर दाखिल होते ही सिया उसके सीने से लग गई। इस वक्त वह शदीद कोफ्त महसूस कर रहा था। सिया उसकी कुर्बत में पिघली चली जा रही थी, जबकि वह अभी तक नेहा की गिरफ्त से बाहर नहीं आया था। वह उसे पाना चाहता था, उसे अपनी दस्तरस में समेटना चाहता था, लेकिन अपने तमाम ख्यालों को झटक हुए उसने खुद को सिया की जानिब मुतवज्ज करना चाहा और सिया उसे खुद में मुतवज्ज करने में कामयाब हो गई थी। दोनों की धड़कनें इस वक्त बेतरतीब से धड़क रही थीं, जबकि दूसरे कमरे में मौजूद नेहा दरवाजे से ही उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुनकर वापस पलटी। उसकी आंखों से आंसू शिद्दत ए जज्बात से बह रहे थे। उसका दिल चाहा कि वह बाहर निकलकर अपनी सांस से इस सब के मुतालिक पूछे, लेकिन शर्मिंदगी आड़े आ गई। वह किसी से भी इसका जिक्र नहीं करना चाहती थी। उसके रग रग में गम फैलने लगा। यह रात हर लड़की के लिए खास होती है और आज उसकी रात में खलल डालकर वह लड़की उसके शौहर को अपने साथ कमरे में ले गई थी और इस पर यह भी साबित कर दिया था कि वह न सिर्फ उसकी बीवी है, बल्कि उससे ज्यादा वह इस घर में और कबीर की जिंदगी में अहमियत रखती है। पूरी रात उसने जैसे तैसे गुजार ली। कबीर ने उसे गिफ्ट के तौर पर हीरे की झिलमिलाती हुई अंगूठी दी थी, जिसे उसने अपनी उंगली में सजा लिया। लेकिन कबीर की कोरा बद का ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया। उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी हकीकत कैसे छुपाई गई कि कबीर पहले से शादीशुदा है। अगर उसे यह हकीकत मालूम होती तो शायद वह कभी भी कबीर की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करती। अगली सुबह वह फ्रेश होकर बाहर चली आई। अब यह उसका घर था और इस घर से उसका रिश्ता जुड़ चुका था। नाश्ते की टेबल पर उसे कबीर के साथ सिया भी मौजूद नजर आई। रुखसार बेगम तो उस पर कुर्बान जा रही थी। उसने नजरें उठाकर कबीर को देखा, जहां सिया उसकी मौजूदगी से शदीद बदमज़ा हो रही थी, वहीं कबीर उसे लाता ताल्लुक नजर आ रहा था। सिया उसे बस अपने करीब की बैठी थी। नाश्ता करने के बाद सब लोग उठ गए। कबीर भी वहां से उठकर बाहर चला गया। तभी सिया उसे सख्त तेवरों से घूरती हुई उसकी जानिब बढ़ी। तुम्हें अंदाजा तो हो चुका होगा कि इस घर में और कबीर की जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है। तुम यहाँ पर सिर्फ वारिस देने के लिए आई हो। यह एक नया इंकेशाफ था जिसने नेहा को और ज्यादा हिलाकर रख दिया। वह बेयकीनी भरी नजरों से सिया को देखने लगी। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि वह आपके शौहर हैं या आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, उसने नम आवाज में सिया को पहली बार जवाब दिया, जबकि उसके तासुआत को देखते हुए कहीं ना कहीं सिया को अंदाजा हो रहा था कि शायद वह कबीर की पहली शादी से ना वाकिफ थी। वह जैसी लड़की थी सिया के लिए इत्मीनान का बाइस बनी। ऐसी लड़कियां अपने हक के लिए कम ही आवाज उठाती हैं और हमेशा दब कर रहती हैं। तुम्हें इस बात से हमेशा लातालुकी रहना है। तुम बस यहाँ पर वारिस पैदा करने के लिए ही आई हो। वह उस पर झर आलू नजर डालते हुए कमरे में चली गई, जबकि रोहानसी होकर नेहा अपने कमरे में चली गई। दोपहर तक वह उसी कमरे में रही। उसका बाहर आने का कोई इरादा नहीं था। रुखसार बेगम ने मुलाजिम से कहकर उसे बुलवाया तो बेदिली से वो बाहर आ गई। घर में उसे दोबारा सिया और कबीर दोनों नजर नहीं आ रहे थे। लॉन्ज में रुखसार बेगम उसका इंतजार कर रही थी। जब वह बाहर आई तो रुखसार बेगम ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। बेदिली से इधर उधर देखते हुए
वह उनके पास ही बैठ गई। मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारी गुजरता रात कैसी गुजरी। शायद रुखसार बेगम को मालूम हो गया था कि कबीर उसके पास मौजूद नहीं था। जैसे कि तुम यह बात जानती हो कि कबीर सिया का भी शौहर है, लेकिन तुम्हें कबीर को खुद अपने काबू में करना है। इस पर तवज्जो दो। इस तरह कमरे में सिमट कर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। नेहा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने आंसू भरी नजरों से रुखसार बेगम को देखा। वह उसका शौहर नहीं था। जिस हैसियत से वह इस घर में लाई गई थी वह अच्छी तरह जानती थी। इस सब के बाद भी वे उससे इस तरह का गुमान रख रही थी। इसे तुम अपनी खुशकिस्मती तसव्वुर करो या हालात का दिया गया मौका। सिया पूरा 1 हफ्ता रहने के लिए अपने मायके चली गई है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। रुखसार बेगम ने उसे देखते हुए इत्तला दी, जबकि यह बात नेहा के लिए किसी भी दिलचस्पी की बात नहीं थी। उसे अपना आप यहाँ पर नाफिट महसूस हो रहा था। कबीर तुम्हारा मुकद्दर है और तुम्हें किस्मत की तरफ से मिला है। उसके दिल में अपना मकाम पैदा करो। रुखसार बेगम चाहती थी कि नेहा की जानिब मुतवज्जा होकर वह सिया से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाए। इसीलिए वह नेहा को कबीर के करीब करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कबीर की आंखों में नेहा के लिए तासुरत देख लिए थे। रुखसार बेगम की बातों को समझने के बाद वह अपने कमरे में आ गई। उसने रात को ही कबीर की पसंदीदगी के बारे में देख लिया था। वह जानती थी कि कबीर अगर उसे पसंद करने भी लग जाए तो उस पर सिया के जज्बात बुरी तरह हावी होते हैं और वह कभी भी उसे सिया पर बरतरी नहीं देगा। यही सोचते सोचते वह शाम तक उसी कमरे में रही। शाम को मुलाजिम खाना भी उसके कमरे में ही पहुंचा कर गई। उसके मायके से कोई भी उससे मुलाकात करने नहीं आया। क्या वह लोग इतनी जल्दी उससे आजिज आ चुके थे? उसे हकीकत में यह जानकर दुख हुआ। खाना खाने के बाद वह सोने के लिए लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी वह सोने की कोशिश कर रही थी। आज सारा दिन उसे अपनी चाचा, जाद और चाची की याद सताती रही। क्या वह लोग उसे एक पल के लिए भी याद नहीं कर पाए? हालांकि उसने कितना अरसा उनके साथ गुजारा था। यही सोचते सोचते उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगीं। पूरा दिन अपने असब पर जोर डालकर वह इतना थक चुकी थी कि अब वह हर हाल में बस सोना चाहती थी। अभी वह मुकम्मल नींद में नहीं डूबी थी। जब उसे अपने चेहरे पर किसी की नजरों का एहसास हुआ, उसने अपनी बंद होती पलकें खोलकर देखा तो कबीर उसके बिल्कुल करीब बैठा उसके चेहरे को देख रहा था। नेहा को यूं महसूस हुआ जैसे वह कोई ख्वाब देख रही हो। उसने मुकम्मल आंखें खोलकर कबीर को देखा और फिर जल्दी से उठकर बैठ गई। उसका दिल बेतरतीब से धड़का था। कबीर की गहरी नजरें खूबसूरती से उसका जायजा ले रही थी। आप यहाँ उसके लहजे में बेयकीनी और नासमझी थी। कबीर उसे देखकर दिल से मुस्कुराया। तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए आया हूँ। जबकि उसकी बात सुनकर नेहा को अपना आप हद कमेज महसूस हुआ। क्या वह बस इतनी ही वक़्त रखती थी कि वह बस उसके पास रात गुजारने के लिए आए और फिर अपनी बीवी की बाहों में चला जाए? आप रात गुजारने आए हैं सिर्फ? उसने एक बार फिर कबीर को देखते हुए सवाल दोहराया। शौहर हूँ, तुम्हारा गुजार भी सकता हूँ, क्या नहीं गुजारनी चाहिए? कबीर का लहजा नरम और गंभीर था। मैं नहीं जानती थी कि आप इस मकसद के लिए मुझे इस घर में लेकर आए हैं। आप बस मेरे साथ वह खेल खेलना चाहते हैं जिससे आपको आपका वारिस मिले और आपको मुझसे छुटकारा मिल जाए। बस इतनी ही वक़्त है मेरी आपकी जिंदगी में, मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। कबीर से दूर होते हुए उसने कबीर को जताया, जबकि उसका यह लहजा देखकर कबीर को हरगिज अच्छा नहीं लगा। वह पहले ही सिया के इस रवैये से तंग था। वह नहीं चाहता था कि अब नेहा भी उसी के जैसा रवैया अपनाए। पागल मत बनो नेहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी, और हमारे दरमियान जायज ताल्लुक कायम हुआ है, चाहे औलाद के लिए ही सही। कबीर ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वह तो हत्थे से ही उखड़ गई। तो यह बात आपको अपनी पहली बीवी को समझाना चाहिए थी, जो शादी की पहली रात ही आपको घसीटकर अपनी बाहों में ले गई। क्या यह गैर मुंसिफ आना सुलूक नहीं है? नेहा शिद्दते जज्बात से फट पड़ी। उसे हकीकत में इस सब से अफसोस हो रहा था। कबीर ने उसे शिद्दत से पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया। यह तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है और ना ही तुम्हें कोई धोखा दिया गया है। तुम पहले से जानती हो कि तुम्हारी शादी जिस शख्स से हो रही है वह पहले से शादीशुदा है
और इसके लिए तुम्हारी चाची ने एक भारी रकम भी ली है हमसे। तुम्हारे निकाह के वजह कबीर को अब गुस्सा आने लगा था। उसे नेहा से इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं थी। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। नेहा को उसकी बात पर यकीन ही नहीं आया। क्या उसकी चाची इस हद तक गिर सकती है कि उन लोगों से रकम लेकर उसका निकाह कबीर से कर दिया हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अपने चाचा और चाची से जाकर पूछ लेना। मैं नहीं जानता कि तुम्हें हकीकत से लाइम रखा गया है या तुम जानबूझकर मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। कबीर को भी अब नेहा पर गुस्सा आने लगा था। वह नेहा की बाहों में सुकून ढूंढना चाहता था, उसे अपनी दस्तरस में लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसकी बहस और मुबाह हंसा ही खत्म नहीं हो रहे थे। नेहा बस बेयकीनी से उसे देख रही थी। जब आगे बढ़ते हुए कबीर ने उसके लबों पर अपने लब रख दिए, वह आहिस्ता आहिस्ता उसे खुद में समेट रहा था, लेकिन नेहा के तासु आत्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस ठंडे ठार जज्बात के साथ कबीर की बाहों में थी। कबीर ने खफकी से उसकी जानिब देखा। आखिर वह उसके जज्बात को समझ क्यों नहीं पा रही? क्या तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती? उसने नेहा की आंखों में देखते हुए सवाल किया और नेहा ने नफी में सर हिला दिया। वह नहीं चाहती थी कि वह इस मतलब परस्तश की दस्तरस में आ जाए। कबीर को उससे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। वह उसे वहीं छोड़कर कहर ज्यादा नजरों से घूरता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अपनी इज्जत ए नफ्स को मजरूह करने के बाद वह कभी भी उससे अपने हुकूक लेना नहीं चाहता था। दूसरे रोज उसने रुखसार बेगम से मोबाइल लेकर चाची के नंबर पर कॉल की। चाची की मिठास भरी बातें आज उसे शदीद बुरी लग रही थी। क्या आप लोग जानते थे कि कबीर पहले से शादीशुदा है? उसने बिना झिझक ही चाची से पूछ लिया, जबकि वह उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रही। हाँ, लेकिन इसमें कौन सी बुरी बात है? लड़का पढ़ा लिखा है, अफसर है और खाते पीते घराने से है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं देगा वह। उसने दुख से चाची की बात सुनी। काश वह उनकी अपनी बेटी होती तो उन्हें उसके दुख का अंदाजा होता। उसने मोबाइल रुखसार बेगम को वापस कर दिया और अपने कमरे में आ गई। वह इस घर में सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए आई थी। अगर वह बच्चे की माँ बन जाती तो शायद उससे बच्चा लेकर उसे हमेशा के लिए इस घर से रवाना कर देते। उसके मासूम से दिमाग में यह बात समा गई कि वह लोग उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं और यह सरासर उसके साथ नाइंसाफी है। उसे अब यहाँ से फरार चाहिए था। वापस जाकर वह अपने बाप का हक तलब करती और वहीं गुजारा कर लेती, या चाची की जली कटी बातों के साथ ही रह लेती। लेकिन अब उसे यहाँ नहीं रहना था, जहाँ उसे अपने मतलब के साथ इस्तेमाल करके वापस भेज दिया जाता। कबीर ने एक बार फिर उसके करीब आने की कोशिश की, उसे अपनी बातों से कायल करना चाहा, लेकिन उसने कबीर की किसी बात का भी मुसब्बर जवाब नहीं दिया। कबीर को हद से ज्यादा परेशानी थी। जहां सिया के आने के बाद वह मुकम्मल तौर पर पाबंद हो जाता, वहीं नेहा उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। रुखसार बेगम उसे लगातार नेहा के साथ रिश्ता शुरू करने के लिए जोर दे रही थी। उस रोज वह थाने में मौजूद था जब इंस्पेक्टर जलाल ने आकर बताया कि एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक एक लड़की को जबरदस्ती एक घर में रखा गया है और वह पुलिस की मदद लेना चाहती है। कौन? तुमने एड्रेस नोट किया? उसने पूछा तो इंस्पेक्टर जलाल कुछ गड़बड़ा गए। जी सर। वो कबीर ने हैरत से उसकी जानिब देखा। क्या मसला है? इंस्पेक्टर जलाल, मुझे तफसीलन बताएं, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? सर, वो लड़की ने जो एड्रेस और नाम बताया है वह एड्रेस आपके घर का है और लड़की ने अपना नाम नेहा जुल्फिकार और शौहर का नाम कबीर सिद्दीकी बताया है, जिसने उसे जबरदस्ती अपने घर में रखा है और उस पर तशद्दुद भी करता है। इंस्पेक्टर जलाल की बात सुनते ही कबीर के चेहरे का रंग वाज तौर पर बदल गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की इस हद तक जा सकती है। उसने तो उसे स्पेस दी थी कि वह खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार कर ले। उसे उस वक्त जितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, वह उतना ही गुस्से से आग बगुला होता जा रहा था। उसकी गाड़ी तेजी से सड़क पर रवा दवा थी। गुस्से से उसके दिमाग की रगें तनी हुई थी। आज नेहा से वह दो टूक बात करने का इरादा रखता था। घर आकर वह गुस्से से नेहा के कमरे की जानिब बढ़ा। नेहा आईने के सामने खड़ी सुकून से तैयार हो रही थी।
आज उसने मुलाजिम से मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल कर दी थी, लेकिन उसे हैरत हो रही थी कि पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं। वह सारा मामला उनके सामने खोलकर यहाँ से फरार हासिल कर लेगी, लेकिन कबीर को कहर बरसाती हुई नजरों के साथ अपने कमरे में देखकर वह कप कपा कर रह गई। कबीर ने आगे बढ़कर उसके बाजू से थामे हुए उसे अपने करीब कर लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस में कंप्लेन करो, वो भी मेरे खिलाफ। नेहा बस खौफ से उसे देख रही थी। मैं आज इस रिश्ते को तुम पर जाह कर दूंगा। नेहा ने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था। कबीर उसे पकड़ते हुए कमरे से बाहर ले आया और लाकर गाड़ी में बैठा दिया। रुखसार बेगम भी उस वक्त अपने कमरे में थी, लिहाजा वह भी इस कार्रवाई से नावाकिफ थी। छोड़िए मुझे कबीर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? डर से नेहा का पूरा जिस्म कांप रहा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कबीर को सब कुछ मालूम हो जाएगा। कबीर उसे लेकर एक फ्लैट में आ गया। वह अब भी बेइंतहा गुस्से में था। गाड़ी में भी वह पूरी तरह खामोश बैठा रहा। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं कबीर? नेहा ने आगे बढ़ते हुए उससे सवाल किया तो कबीर ने उसे पकड़कर अपने और भी करीब कर लिया। आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से आशना करवाऊं। इसके साथ ही उसने नेहा की मुखालिफत को खातिर में लाए बिना उसे बेड पर धकेल दिया। वह सख्ती से नेहा पर हावी हो गया था। उस रोज वह प्यार से उसे अपनाना चाहता था, लेकिन नेहा ने उसके जज्बात की कदर नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए कबीर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा उसके लफ्ज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। वह शख्स जो शिद्दत से उसे खुद में समेट रहा था, उसके गुस्से से नेहा वाकिफ हो चुकी थी। उस रोज उसे हकीकत में एहसास हो गया कि वह कबीर के सामने कुछ भी नहीं है। वह इस हकीकत को माने या ना माने, लेकिन कबीर हर तरह से उस पर सबक रखता है और आज कबीर ने अपना हक उससे वसूल कर लिया। वह अब खासा मुतमईन था, जबकि नेहा रो रो कर बेहाल थी। वह कबीर की शिद्दत के आगे बेबस थी। दूसरे रोज कबीर ने यह फैसला कर लिया कि वह नेहा को इसी फ्लैट में रखेगा, जबकि सिया उस घर में रहेगी। वह दोनों को एक साथ रखते हुए कभी भी मुंसिफ आना सुलूक नहीं कर पाता, और नेहा पर तो उसे इंतहा गुस्सा था। अगले 15 दिनों तक वह इसी फ्लैट में रही। दूसरे ही रोज कबीर उसका सारा सामान समेटकर यहीं ले आया था और उसे बता दिया था कि वह अब हर रोज उसके साथ ही रहेगी। कोई दिन ऐसा नहीं था जब कबीर ने अपनी शिद्दत से उसे आशना न कराया हो। वह हर रोज उसके करीब आता, और अब उसकी शिद्दत बर्दाश्त करते करते नेहा हकीकत में ऊब चुकी थी। कबीर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। हफ्ते में 2-3 दिन वह सिया के पास गुजारता और इस अरसे में नेहा अकेली रहती। कबीर से काफी हद तक उसकी बेतकल्लुफ हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वह अब भी यही समझती थी कि कबीर उसे सिर्फ अपनी कुर्बत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वारिस पैदा होने के बाद वह हमें हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ लेगा। उस रोज भी वह बेयकीनी से बैठी रही जब उसे मालूम हुआ कि वह माँ बनने वाली है। स्टिक को सख्ती से हाथ में दबाए वह ना जाने किस अंदेशे से 2-4 हो रही थी। बाहर आते ही कबीर ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो उसने नजरें झुका लीं। उसके बदलते हुए रंगों से ही कबीर को अंदाजा हो गया कि वह माँ बनने वाली है। अगले ही रोज वह उसे लेकर रुखसार बेगम के सामने था। इस खबर ने जहाँ सिया को एक बार फिर अपनी जात के खालीपन और बेबसी से आशना कराया, वहीं रुखसार बेगम तो गोया आसमान में उड़ रही थी। उन्होंने जिद की कि कबीर और नेहा यहीं आकर रहे, लेकिन कबीर इस बात पर मुतमईन नहीं था। उस रोज के बाद वह नेहा का हद से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। उसने उसकी हिफाजत के लिए एक खुसूसी मुलाजिम मुकर्रर कर दी थी, जो हर वक्त उसकी देखभाल के लिए मौजूद रहती। इस फ्लैट में बाकी मुलाजिम भी थे। नेहा ने कितनी कोशिश की थी कि वह कबीर से दिल्ली तौर पर वाबस्ता ना हो, लेकिन वह खुद को इस मोहब्बत से बाज नहीं रख पाई और ना चाहते हुए भी वह कबीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। कबीर की कुर्बत उसे पुरसुकून कर देती और अब यह एहसास कि वह माँ बनने वाली है, इस एहसास ने उसे मुकम्मल तकमी का दर्जा दे दिया था। कबीर उसे 1-2 बार अपने चाचा चाची के घर लेकर गया, लेकिन अब वह इन दोहरे रिश्तों से ऊब चुकी थी, जहाँ वे लोग अब उसकी खुशामद करने लगे थे। वह बस उनकी मुनाफिक पर मुस्कुराकर रह जाती। क्या आप बच्चा हो जाने के बाद मुझे छोड़ देंगे? वह उस रोज कबीर के सीने पर सिर रखे लेटी हुई थी। जब उसने यह सवाल किया
तुम कब अपनी बदगमानियों से बाहर निकलोगी? नेहा कबीर को उसके सवाल पर दुख हुआ था। बदगमानियां जब हकीकत का रूप धारण कर लेती हैं, तो उन्हें मानना पड़ता है। कबीर उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वह अब थक चुका था। उसे यकीन दिलाते दिलाते जाने कब वह लड़की उस पर भरोसा कर पाएगी और उसकी खामोशी का नेहा कोई और ही मतलब निकालती। हर गुजरते दिन के साथ सिया के अंदर यह तलब बढ़ती जा रही थी। नेहा का भरा पूरा वजूद उसे जलन में नहीं डालता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन सा आ जाता। खुदा ने हर इंसान में किसी न किसी तरह की कमी रखी होती है। अगर इंसान कामिल होता तो शायद उसे खुदा के फैसलों पर एतमाद न आता या बर्तरी का गरूर उसे गुमराह कर देता। उस रोज कबीर घर पर नहीं था जब उसे मुलाजिम की तरफ से कॉल आई कि अचानक नेहा की तबीयत बिगड़ चुकी है। वह शहर से बाहर था। यह खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रोज रुखसार बेगम भी घर पर नहीं थी। उसे और कुछ नहीं सूझा तो उसने जल्दी से सिया को कॉल की। सिया प्लीज जाओ और नेहा को अभी अस्पताल में दाखिल करवा दो। मैं इस वक्त काफी दूर हूँ। उसकी बात सुनकर सिया ने कॉल काट दी। उस रोज अपनी हर जिद और गुरूर को बलाई ताकर रखते हुए वह खड़ी हुई, एक ऐसी जान की हिफाजत करने के लिए जिसकी कमी उसे जिंदगी भर रहनी थी। नेहा दर्द से बेहाल थी। दर्द से चीखते हुए वह सिया के हाथों को मजबूती से थामकर उसका सहारा ले रही थी। सिया उसे लेकर अस्पताल आ गई, लेकिन उसकी हालत काफी नाजुक थी। रुखसार बेगम भी कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच चुकी थी और तकरीबन 2 घंटों बाद कबीर भी पहुंच गया। लेकिन डॉक्टरों ने जो खबर सुनाई वह सबके लिए ना काबिले बर्दाश्त थी। मरीज की हालत काफी खराब है। हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचाना पड़ेगा। दोनों को बचाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन हम किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते। डॉक्टर की बात सुनकर वह बस परेशानी में उन्हें देखता रह गया। वह बेयकीन था। एक तरफ वह लड़की जिसे अब वह खुद से जुदा करने का सोच भी नहीं सकता था, और दूसरी तरफ वह नन्हा सा वजूद जिसका इंतजार उसने उंगलियों पर दिन गिनते हुए किया था। उसका दिल बेताबी से धड़क रहा था। रुखसार बेगम चाहती थी कि बच्चे को बचाने की कोशिश की जाए। सिया बस खामोश नजरों से उसके फैसले की मुंतज थी। तभी कबीर ने डॉक्टर को देखते ही बेधड़क कह दिया, मेरी बीवी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए, और वह बस थके हुए वजूद के साथ चेयर पर बैठ गया। उस रोज उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिया बस उसका चेहरा देखती रह गई। रुखसार बेगम को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने अरसे के बाद अल्लाह ने उन्हें जिस खुशी से दोचा किया था, वह खुशी इतनी जल्दी उनसे छीनने वाली थी। खून का बंदोबस्त भी काफी मुश्किल था। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जिसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया। उस रोज कबीर को अंदाजा हुआ कि इस लड़की की उसकी जिंदगी में क्या हकीकत है। वह तो हमेशा यही समझता था कि वह खुद को सिया की मोहब्बत से कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। यह सच था कि वह आज भी सिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसका सुकून अमेज लम्स उसके लिए सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हरगिज नहीं था कि वह नेहा से दस्तबदार हो जाता। उससे दूरी अब उसके लिए वह बाल्य जानती। वह लड़की उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती थी, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि आज भी उसने बेधड़क उसी लड़की का इंतखाब किया। उसे उसकी जान अजीज थी। काफी देर के बाद डॉक्टरों ने उसे जो बात आकर बताई वह उसके लिए नाकाबिल थी। यकीनन कबीर साहब, यह एक मौजा है, लेकिन हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी बीवी के साथ साथ आपका बेटा भी खतरे से बाहर है। अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। उस रोज उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। वह उस जात का जितना भी शुक्र अदा करता कम था। कुछ ही देर के बाद नेहा पूरी तरह होश में आ चुकी थी। अपने बेटे को हाथ में उठाते हुए वह एक बार फिर रंजीदा हो गया। उसका नन्हा सा वजूद बिल्कुल कबीर से मिलता जुलता था। वह मासूमियत से अपनी बंद आंखों को खोलकर उसे देख रहा था। उसने वह बच्चा रुखसार बेगम की तरफ बढ़ा दिया और खुद उठकर कमरे से बाहर चला गया। नर्स नेहा के पास ही खड़ी थी। उसने नेहा को मुस्कुराते हुए देखा। आप बहुत लकी हैं। एक अरसे तक बेऔलाद की अजियत सहने के बावजूद भी आपके शौहर ने आपकी जान का इंतखाब किया। नेहा इस सारी गुफ्तगू के दौरान
पूरी तरह होश में थी। वह जानती थी कि डॉक्टरों का कहना था कि दोनों में से बस एक ही जान को बचाया जा सकता है। जहां उसका अपना दिल भी धड़क उठा, वहीं उस शख्स के फैसले ने उसे हैरान कर दिया। उसे पशेमानी हुई कि वह एक ऐसे शख्स पर शक करती रही जो उसके लिए किसी मोजिद से कम नहीं था। कबीर ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथों को थामकर उसके माथे पर बोसा दे दिया। उसने सुकून से पलकें मूं ली। आज उसकी दुनिया मुकम्मल हो चुकी थी। मुझे माफ कर दें कबीर, मैंने आपका जितना दिल दुखाया उस सब के लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कबीर ने अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसुओं को साफ कर दिया। हमने एक दूसरे का जितना दिल दुखाया है, आज उतनी ही राहत का सबब भी बने हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा इन खूबसूरत आंखों में आंसू देखूं। तभी रुखसार बेगम बच्चा उठाए कमरे में दाखिल हुई। कबीर ने उन्हें पलट कर देखा और फिर कमरे से बाहर निकल आया। सिया अभी तक उसी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठी थी। उसने जाते ही सिया के हाथों को थाम लिया। क्या तुम हमारा बच्चा नहीं देखोगी सिया? सिया ने नम आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा। अपने खाली वजूद के साथ वह किसी की खुशियों में भी रुकावट नहीं बनना चाहती थी। कबीर ने उसका हाथ थामा और उसे कमरे में ले आया। न जाने क्यों आज वह झिझक महसूस कर रही थी। उसने रुखसार बेगम से बच्चा लेकर सिया के हाथ पर रख दिया, जिसे देखते ही वह बेकाबू होकर रो पड़ी। उसके माथे से अपना माथा टिकाते हुए सिया ने उस मासूम के नन्हे से माथे पर अपने लब रख दिए। सुकून उसके अंदर तक उतर गया। कितनी ही देर वह उस मासूम से वजूद को अपनी बाहों में उठाकर पुरसुरन होती रही और फिर उसे नेहा की तरफ बढ़ा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हें माँ बनने के दर्जे पर फाइज किया है। आज उसने मुखलिस लहजे में नेहा को कहा था, जबकि नेहा ने बच्चे के साथ साथ उसके हाथ भी थाम लिए। मुबारक मुझे नहीं, आपको। मैं तो एक अरसा पहले ही माँ बन चुकी थी और आज आप माँ बनी हैं। ये आपका बच्चा है। सिया बे यकीनी से नेहा को देख रही थी। वह लड़की हकीकत में उसके लिए फरिश्ता साबित हुई थी। उसने बेयकीनी से पलकें उठाकर कबीर को देखा, जिसने मुस्कुराते हुए इजाजत में सिर हिला दिया। उसे डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही नेहा ने यह कह दिया था कि यह बच्चा वह सिया के हवाले करना चाहेगी, लेकिन उस रोज उसे नेहा की बात पर यकीन नहीं आया। लेकिन उसकी इस ख्वाहिश ने उसे जितना पुरसत किया था वह बयान नहीं कर सकती थी। उस रोज सिया और रुखसार बेगम के दरमियान ना चाहके की भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। नेहा ने उस नन्हे वजूद को अच्छी तरह सीने से लगाने के बाद उसे सिया के हाथ पर रख दिया। यकीनन वह बहुत खुशनसीब था, जिसे एक नहीं बल्कि दो माओं की मोहब्बत नसीब होनी थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी मुकम्मल दुनिया को देखा और फिर नजरें फेर ली। वह नहीं चाहता था कि अपनी इस मुकम्मल दुनिया को वह नजर लगा बैठे। उस रोज के बाद उसकी जिंदगी में किसी भी दुख ने दस्तक नहीं दी। सिया और नेहा एक ही घर में रहती हैं। आज अर्जुन दोनों की आंख का तारा है। जहां वह ज्यादातर वक्त अपनी बड़ी ममा के साथ गुजारता है, वहीं उसकी छोटी ममा से कम ही बन पाती है और उसकी हरकतों पर नेहा बस खौफ की भरी नजरों से सिया को देखकर मुस्कुरा देती है, जो उसे बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन वह यह भी जानती है कि सिया की दुनिया अर्जुन में बसती है। आज वह खुद को खुशकिस्मत महसूस करती है। उसे कबीर जैसा शौहर मिला, सिया जैसी बहन, रुखसार जैसी माँ और अल्लाह ने उसकी गोद में अर्जुन को डालकर उसे हमेशा के लिए मुकम्मल कर दिया। यकीन जाने नफरतें बहुत गहरा असर रखती हैं, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी पर असर अंदाज करने वाले हम ही होते हैं। अपनी कायम की हुई नफरतों से बाहर निकलकर देखिए, दुनिया की खूबसूरती आपकी मुंतजर है।